हमें अक्सर डाउट रह जाता है कि सैम्पल पेपर हम सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही करेंगे, तुम लोग को भी होगा। ऐसा डाउट अब मत रखो, मैं भी ऐसे डाउट रख के रहती थी, पर सच बताऊँ ना तो तुम्हारा हाफ ईयरली हो चाहे तुम्हारा प्री बोर्ड्स हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी सैम्पल पेपर को पहले देख के जाओगे तो। अगर तुम लोगों ने सैम्पल पेपर को मॉक टेस्ट की तरह नहीं दिया है तो इट्स ऑल्सो वेरी वेरी गुड। इस वीडियो को देख लोगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आंसर राइटिंग कैसे करते हैं पॉइंट वाइज, देन कैसे कौन से सेक्शन को पहले करें कौन से सेक्शन को बाद में करें, एंड इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा, एंड आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि तुम अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छोड़ के आओगे। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने देखा कि मेरा तो सारा पेपर मैंने अपने एग्जाम के टाइम पे 3 घंटे में पूरा पेपर खत्म कर दिया, लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपना पेपर नहीं खत्म कर पाए एंड रोने लग गए थे एग्जाम में। ऐसा तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो को पूरा देखो, समझो कि कैसे सैम्पल पेपर को करते हैं। ओके, जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवीदी या फिर सवी नाम। मेरा नाम है अदिति ओझा एंड आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, सोशियोलॉजी के सैम्पल पेपर को डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द ईयर 2025। हम लोग स्टार्ट करेंगे सोशियोलॉजी के पेपर को डिस्कस करना, सैम्पल पेपर को। हम लोग जानते हैं 3 घंटे में पेपर होता है, मैक्सिमम मार्क्स 80 है, दैट इज द बेसिक थिंग। पूरे के पूरे सैम्पल पेपर में और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में या हाफ ईयरली भी हो तुम्हारा 35 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्लियर एवरीवन? कुछ होंगे तुम्हारे एमसीक्यूज जो कि 16 है, कुछ होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 9 होंगे, कुछ होंगे तुम्हारे 4 मार्क्स क्वेश्चन, ये तो तुम्हारे 2 मार्कर्स हो गए। 4 मार्कर्स जो है वो तुम्हारे टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे, लेंदी है ना। एंड साथ में तुम्हारे 6 मार्क्स क्वेश्चन आएंगे 3 ठो। ओके, अब बताती हूँ कि कैसे तुम्हें पेपर को करना स्टार्ट करना है ताकि तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम में, क्योंकि 2 मार्क और 4 मार्क्स जो है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है और 6 मार्क्स तक तुम पहुंचते पहुंचते हो गया कल्याण। तो ऐसा ना हो तुम्हारे साथ, इसलिए मैं बता रही हूँ कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले एमसीक्यूज होंगे तुम्हारे 16। स्टार्ट करो एमसीक्यूज से, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो स्कोरिंग है, वो तुम्हारे मार्क्स देंगे। एंड जब तुम्हारा दिमाग एमसीक्यूज करने के मूड में हो कि एमसीक्यूज क्या है, सोशियोलॉजी के एमसीक्यूज ट्रिकी होते हैं, समझोगे नहीं तो आंसर कर नहीं पाओगे। ओके, एंड समझने के लिए भी चाहिए कि तुम चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़े हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो अगर तुम लोगों ने लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा है अभी से भी, तो तुम लोग प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो, आई बटन पे हुआ, चाहे तुम नीचे भी देख सकते हो, चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पे भी देख सकते हो। सभी कुछ लाइन बाय लाइन करेंगे हम, सभी कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है लाइन बाय लाइन। तुम अभी क्वेश्चंस करोगे मेरे साथ तो तुम्हें समझ में आएगा कि जो हम लोगों ने पढ़ा था वही सिर्फ आया है इसमें। ओके, एंड बहुत ईजी आया है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना सैम्पल पेपर को। जब माइंड फ्रेश हो और तुम अलर्ट हो तभी सेक्शन ए को करना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें सेक्शन ए ही करना चाहिए, वैसे तो मैं यही बोल रही हूँ एज अ होल। फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। असर्शन रीजन अच्छे खासे आए हुए हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, अर्बन नॉर्म्स जो है, स्टैंडर्ड्स जो है आजकल बड़े फेमस हो रहे हैं, गांव में भी सब फोन रखने चालू कर दिए हैं, रील्स बना रहे हैं, एंड जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसे फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ऐसा डिजायर भी है एंड ऐसा एस्पायर भी कर रहे हैं वो। ओके, सोफा भी है अब गांव में, हम देख रहे हैं, टीवी भी है, एसी भी है। ये सारी क्या है, ये मॉडर्न चीजें हमें देखने को मिल रहा है। एस्पिरेशन, ये चीजें कहाँ से आ रहा है, रीजन बता रहा है कि ये चीजें आ रही है बिकॉज ऑफ मास मीडिया कम्युनिकेशन चैनल्स की वजह से लोग जो है उनके बारे में, उनके अंदर अवेयरनेस आ रहा है अबाउट ऑल दीज थिंग्स। तुम्हें बताना है क्या असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। दूसरा, बोथ असर्शन एंड रीजन सही है पर रीजन सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को। तीसरा, असर्शन सही है पर रीजन फॉल्स है, एंड चौथा, असर्शन फॉल्स है पर रीजन ट्रू है। मेनली ये जो तुम्हारे ऑप्शन है वो सेम ही रहते हैं, तो मैं हर क्वेश्चन में रिपीट नहीं करूंगी। इस बार रिपीट क्या है, नेक्स्ट टाइम नहीं करूंगी, क्योंकि और भी असर्शन रीजन अच्छे खासे हैं। मैं वीडियो को थोड़ा छोटा भी करने की कोशिश करना, बिकॉज अटेंशन स्पैन की बात है। वाई वेल, आंसर क्या है, बहुत आसान आंसर है। आंसर तुम्हारा है ऑप्शन नंबर ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन सही से एक्सप्लेन कराए असर्शन को। कितना आसान सा, बस तुम्हें क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन को कैसे समझोगे, अगर तुम चैप्टर को ढंग से पढ़े होगे तो। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है तुम्हारा एमसीक्यू नंबर, अगेन असर्शन है। असर्शन बोल रहा है कि कुछ स्कॉलर्स हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ट्राइबल्स जो है वो प्रेस्टाइन है, मतलब एक अलग ही कल्चर है, एक टोटली अलग कल्चर है। ओके, एंड रीजन क्या बोल रहा है कि ये प्रपोज करते हैं, मतलब ट्राइबल्स जो है वो प्रपोज करते हैं, मतलब ट्राइबल्स जो है वो एक सेकेंडरी काइंड ऑफ कम्युनिटी है, एंड ये आई है, ये अराइज हुई है, ये कम्युनिटी आई है, अराइज हुई है फ्रॉम द नॉन एक्सप्लॉइटेटिव एंड कॉलोनियलिस्ट कॉन्टैक्ट से।
क्लियर एवरीवन? सो तुम्हें बताना है कि इन सभी में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तुम आराम से समझ जाओगे, तुम ध्यान से पढ़े होगे तो चैप्टर को। अगेन दिस इज राइट, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे ट्राइब्स हैं वो एक अलग ही कल्चर है, राइट? दे आर द ओल्डेस्ट इनहैबिटेंट्स ऑफ द कंट्री दैट वी नो, बट वी डोंट हैव एनी प्रूफ। सो असर्शन तो सही बोल रहा है, पर रीजन क्या हम बोल सकते हैं कि ट्राइब्स जो है वो एक सेकेंडरी फिनोमिनन है? डेफिनेटली वी कैन नॉट से दैट। एंड वी ऑल्सो कैन नॉट से कि ये कॉलोनियलिस्ट कॉन्टैक्ट से ये कम्युनिटीज आई हैं, अराइज हुई हैं, राइट? बेसिक था, तुम अगर ध्यान देते तो समझ में आ जाता। दैट इज द रीजन वाई योर असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। क्लियर एवरीवन? ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरला का जो टीआरएफ है, मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो क्या देखने को मिल रहा है? नीचे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसका मतलब क्या है? रिप्लेसमेंट लेवल के नीचे जा रहा है वो। तो इसका क्या मतलब है, तुम्हें बताना है। क्या इसका मतलब ये है कि लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है? दूसरा, क्या इसका मतलब ये है कि इंक्रीज हो रहा है पॉपुलेशन ऑफ एज ग्रुप 0 to 15? क्या इसका मतलब है कि डिक्रीज हो रहा है डिपेंडेंसी रेशियो, या फिर इसका मतलब है कि पॉपुलेशन एज्ड हो रही है? एंड तुम्हें चूज करना है इन सभी ऑप्शंस में से, क्या इट इज 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, या फिर 1 और 4। और बहुत आसान है, ध्यान से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। एंड यस, राइट आंसर तुम गेस सही कर रहे हो। बर्थ रेट केरला में क्या है? लो हो गया है। डेथ रेट केरला में क्या हुआ है? लो हुआ है। तो ग्रोथ रेट कितना होगा? वो भी तो लो होगा। पढ़ा था ना हम लोगों ने, डेवलप्ड कंट्री थर्ड स्टेज, याद है? ओके, सो दैट इज द रीजन वाई हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो होगा ही लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। दूसरा, हम लोग देख रहे हैं कि जब हमारे बर्थ रेट कंट्रोल में आ रहा है, डेथ रेट कंट्रोल में आ रहा है, तो कंट्री में बूढ़े लोग ज्यादा होंगे, तो क्या हो रहा है? एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। So that's the reason why our option D, which is fourth one, is right. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम क्या कर रहे होते हैं, मैं प्राइवेट कंपनी हूँ, मुझे सस्ते में कोई एम्प्लॉय चाहिए जो मेरे कंपनी में अच्छा खासा काम करे, जिससे मुझे प्रॉफिट हो। तो दैट इज द होल प्रोसेस इज नोन एज आउटसोर्सिंग। जो दूसरे स्टेट से मैं कम पैसे में काम कराने वाला लोग पर्सन को एम्प्लॉय करूँ। सो बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इन सभी में से करेक्ट है। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज, कंटेम्प्रेरी टाइम में हम देख रहे हैं कि ये विजिबल हो रहा है सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में। दूसरा, इससे क्या हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर को सस्ते में काम निपट जा रहा है। तीसरा, इंक्रीज हो रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज, इसकी वजह से परमानेंट एम्प्लॉयज मतलब कंपनी में ज्यादा हो रहा है। या फिर आउटसोर्सिंग जो है वो लोकल नेचर है, सिर्फ लोकली फॉलो होता है। एंड बहुत आसान आंसर, अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्यों बी हुआ मैम? बिकॉज हम देख रहे हैं कि सस्ते में काम निपट जा रहा है ना कंपनीज का, वो ज्यादा पैसे मांगने वाले एम्प्लॉयज को रख ही नहीं रहे, तो इससे क्या हो रहा है कि कॉस्ट लो फॉर द कंपनी। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन सभी में से बताओ कि कौन सा इनकरेक्ट बात बोल रहा है अबाउट वर्ना। सो फर्स्ट इज, वर्ना क्या एक रीजनल क्लासिफिकेशन है? वर्ना क्या 4 वर्नास होते हैं हमारे? वर्ना का मतलब क्या कलर होता है? या फिर पंचमास जो है वो वर्ना का पार्ट नहीं होता है? अब तुम बताओ कि इनमें से कौन सा जो है वो तुम्हारा इनकरेक्ट है। हम जानते हैं कि मैंने अच्छे से पढ़ा था वर्ना क्या होता है, जाति क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, राइट? याद होगा तो अब बता सकते हो। वर्ना जो है हमारे 4 वर्नास होते हैं, बिल्कुल सही। वर्ना का मतलब कलर होता है। ऑल्सो पंचमास जो है, वर्नास जो है 4 होते हैं, उसके नीचे जो 5वां होता है, यानी कि जो वर्ना सिस्टम में मेंशन नहीं है, उन्हें हम पंचमास कहते हैं। दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ वर्नास या वर्ना सिस्टम। सो दैट्स इट। इससे हमें पता चल गया कि आंसर क्या होगा, इनकरेक्ट, दैट इज दिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज वर्ना रीजनल क्लासिफिकेशन नहीं है, पैन इंडिया क्लासिफिकेशन है, इफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट इज 6 MCQ, विच इज बोल रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बनाने से क्या हमारे इंडिया को फायदा हुआ तो क्यों हुआ? नंबर 1, पहले तो फायदा हुआ इससे बिकॉज प्राइम मिनिस्टर ने बात मान ली, लैंग्वेज के बेसिस पे उनका मन था स्टेट बनाने का, एक्सेट्रा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि इससे क्या हुआ, इंडिया जो है वो एस्केप कर पाया आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स को, एंड सिविल वॉर्स इंडिया में नहीं हुए। तीसरा क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट तो बन गया पर आइसोलेटेड प्रोविंशियल यूनिट्स बन गया। और चौथा है कि इससे क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशनल लाइफ में ऑफ इंडिया। बहुत आसानी से समझ जाओगे, अजीब अजीब से तो ऑप्शन ही हैं, अगर तुम ऑप्शन से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि सही ऑप्शन तो सिर्फ बी ही हो सकता है। हम लोगों ने जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना दिया ना, तो जो भी स्टेट्स थे वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, जिससे सिविल वॉर जो कि हो सकता था, जो कि श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, वो हम लोगों ने अवॉइड किया। एंड हमारे कंट्री में कोई भी आइडेंटिटी बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट्स भी नहीं हुआ, बेसिक था, ध्यान लगाते तो समझ में आ जाता। 7th है तुम्हारा, कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो प्रेजेंट करती है टफ चैलेंजेस, क्यों?
रीजन बताओ। क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं होती हैं, कल्चरल आइडेंटिटी पावरफुल नहीं होती है। दूसरा, क्योंकि बहुत से वेज होते हैं ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, अलग अलग कल्चर्स अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए चैलेंज है। या फिर कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है ना, लोग जो है वो एकजुट नहीं होते। या फिर स्टेप्स जब हम लेते हैं टू प्रोटेक्ट वन ग्रुप, टू प्रोटेक्ट वन कम्युनिटी, उससे दूसरा कम्युनिटी गुस्सा हो जाता है। सो हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, तो अगर तुम्हें याद है लाइन बाय लाइन तुमने पढ़ा था तो तुम बता दोगे। एंड द राइट आंसर इज बिल्कुल सही। मैंने अच्छे से एग्जांपल दिया था कि भाई अगर तुम एक ग्रुप पे ध्यान दे रहे हो, एक कम्युनिटी पे ध्यान दे रहे हो, उसके इंटरेस्ट को देख रहे हो, तो दूसरा कम्युनिटी तुमसे नाराज हो जाएगा। यही प्रॉब्लम है कल्चरल डाइवर्सिटी का इन इंडिया या इन एल्सवेयर। सो ऑप्शन डी इज राइट। 8th क्वेश्चन क्या पूछा है, अगेन पढ़ा था ना चैप्टर, कुमुदिताई के बारे में पढ़ा था, तो उनका जर्नी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया था संस्कृत में, राइट। तो इंटरेस्ट उनका संस्कृत में कहाँ से आया, किस रीजन की वजह से आया, वो तुम्हें बताना है। क्योंकि ऑप्शन ए, इस फील्ड में उन्हें बहुत ज्यादा चीजें समझ में आई थी, इजी लग रहा था। दूसरा, इस फील्ड में उन्हें दिख रहा था कि वुमेन्स और दलित्स को एक्सेप्ट किया गया था। तीसरा, उन्हें देखने को मिला कि ये फील्ड जो है कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ कि कोई पर्सन कौन से कास्ट और क्रीड से आता है। एंड चौथा, कि इस फील्ड में उन्हें इंटरेस्ट इसलिए आया बिकॉज इस फील्ड को जानने से, इस फील्ड को पढ़ने से उन्हें पता चलता है कि ओरिजिनल टेक्स्ट में वुमेन्स और दलित्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। बहुत आराम से बता दोगे। एंड द राइट आंसर इज यस, डेफिनेटली इट इज ऑप्शन डी। जहाँ पे जब संस्कृत उन्होंने पढ़ा तो उन्हें पता चला कि एक्चुअल में वुमेन्स एंड दलित्स के बारे में लिखा क्या हुआ है। दैट इज द रीजन व्हाई शी हैड इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट। 9th एमसीक्यू क्या पूछा है कि लेजिस्लेशन यानी कि रूल्स बना देना, कायदा कानून बना देने से सिर्फ सोसाइटी चेंज तो नहीं हो रही है, राइट। या फिर कोई भी सोल्यूशन हम समाज में नहीं ला पा रहे हैं, तो क्यों नहीं ला पा रहे हैं। लेजिस्लेशन यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के साथ साथ और क्या चाहिए, तुम्हें यही क्वेश्चन पूछा है। तो क्या हमें ये ऑप्शन नंबर 1 बोल रहा है कि क्या करंट लेजिस्लेशन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व कर सकती है प्रॉब्लम को, या कर चुकी है प्रॉब्लम्स को ऑफ, करंट लेजिस्लेशन ने क्या सॉल्व कर दिया है प्रॉब्लम्स ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन को। ऑप्शन नंबर बी क्या पूछ रहा है, लेजिस्लेशन जो है वो कभी सॉल्व नहीं कर पाएगा प्रॉब्लम ऑफ सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन। एंड तीसरा ऑप्शन क्या है कि लेजिस्लेशन तो है पर हमें क्या चाहिए, नया फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हम देख रहे हैं, एक्सक्लूजन देख रहे हैं इमर्ज होता हुआ, तो हमें क्या चाहिए, कॉन्स्टेंट सोशल कैंपेन चाहिए ताकि हम समाज में अवेयरनेस लाएं जो जरूरत है जिसकी। एंड द 4th ऑप्शन इज स्टेट अलोन सॉल्व नहीं कर पाएगी प्रॉब्लम ऑफ सोशल एक्सक्लूजन को। समझ में आ रहा है बहुत आराम से, मैंने ये समझाया भी था तुम्हें चैप्टर के अंदर कि सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देने से कुछ नहीं होता है, हमें सोशल अवेयरनेस लाना होगा, माइंडसेट में चेंजेस लाना होगा। दैट इज द रीजन व्हाई योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर एवरीवन। ये तुम्हें नोट्स मिल जाएगा इन द टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तुम लोग बोलते हो मैम हम टेलीग्राम नहीं यूज कर सकते हैं, देखो मैंने व्हाट्सएप में ट्राई किया है, व्हाट्सएप में मैं देख रही हूँ मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ नोट्स, ओके। लेकिन कुछ कुछ नोट्स मैं शेयर कर पाऊंगी, सारे नोट्स शेयर करना इज नॉट पॉसिबल पिक्चर वाइज। सो दैट इज द रीजन, दैट इज द प्रॉब्लम आई एम ऑल्सो फेसिंग, इसीलिए टेलीग्राम यूज करना बेटर होगा, ओके। दैट इज द थिंग। नेक्स्ट इज 10th एमसीक्यू जो कि अगेन असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है कि सिंस 1990s के आसपास हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो फॉलो करना शुरू करती है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन को। रीजन क्या है कि लाइसेंसेस, हम लोगों ने देखा कि लाइसेंस अब रिक्वायर्ड नहीं है इंडस्ट्रीज को ओपन करने के, पहले रिक्वायर्ड था, तो थोड़ा सा सेंस लगा। 1990s के आसपास तो लगा था पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, एलपीजी। दूसरा समझो कि जब लिबरलाइजेशन मतलब क्या कि कुछ चीज की फ्रीडम हो गई, तो डेफिनेटली लाइसेंस अब नहीं रिक्वायर्ड है ओपन करने के लिए इंडस्ट्रीज को। सो दोनों तो कनेक्ट बना रहे हैं अच्छा खासा। सो व्हाट इज द आंसर, यस इट इज ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, रीजन सही से एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। नेक्स्ट है तुम्हारा कुछ इस टाइप के एमसीक्यूज जहाँ पे तुम्हें पैसेज को पढ़ने को इंस्ट्रक्ट किया गया है एंड आंसर करने को इंस्ट्रक्ट किया गया है। वेल इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, बट मेरा सजेशन होगा कि तुम लोगों ने चैप्टर लाइन बाय लाइन पढ़ रखा है। सो अगेन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू रीड बिकॉज इसमें आंसर लिखा नहीं है, ओके। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 11 नंबर में, व्हाई आर सोशल मूवमेंट्स, क्यों सोशल मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट मैटर है ऑफ सोशियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि पहले हम सोशल मूवमेंट्स को नहीं पढ़ा करते थे, इंपॉर्टेंट नहीं माना करते थे इसीलिए। दूसरा, सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो लास्टिंग चेंजेस नहीं लाते हैं सोसाइटी में इसीलिए। तीसरा, सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो कभी भी स्टेट के अगेंस्ट नहीं गए हैं इसीलिए। या फिर सोशल मूवमेंट्स जो है पहले एक फोर्सेस थे जिससे डिसऑर्डर हुआ करता था, लेकिन अब ये एक इंपॉर्टेंट मैटर है फॉर सोशियोलॉजी। एंड एप्रोप्रिएट आंसर इज यस, ऑप्शन नंबर डी। पहले के टाइम पे समाज में अगर सोशल मूवमेंट्स होता था तो लोग क्या करते थे,
गवर्नमेंट क्या करती थी, उसे एक डिसऑर्डर की तरह ट्रीट किया करती थी। लेकिन कुछ इंटेलेक्चुअल पीपल आए, जैसे ऑगस्टी कॉम्टे हुए या कार्ल मार्क्स हुए, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया इस सोशल मूवमेंट्स को, तो उन्हें पता चला कि ये सोशल मूवमेंट्स क्यों होते हैं, लोग मूवमेंट्स क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज प्रोटेस्ट क्यों कर रहे होते हैं, बिकॉज उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा होता है। तो समाज में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं उसके बेसिस पे वो सोशल मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ से उनके दिमाग में आया कि समाज में प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम्स की वजह से कनेक्ट बनाने लगे वो सोसाइटी से, सोशोलॉजी से एंड सोशल मूवमेंट से, एक्सेट्रा। सो दैट इज द रीजन वाई वी कैन से दैट सोशल मूवमेंट्स जो है एक इंपॉर्टेंट मैटर है टू बी डिस्कस्ड इन सोशोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, राइट, because somewhere it is connected to the social problems. Clear everyone? Next is question number 12, which is which of the following is not true about the type of social movements? First is तीन टाइप होते हैं ऑफ सोशल मूवमेंट्स। सेकेंड इज सोशल मूवमेंट्स जो है मिक्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द सोशल मूवमेंट्स जो है मिक्स होते हैं ऑफ दीज थ्री टाइप्स। एंड तीसरा है बॉल्शेविक रेवोल्यूशन जो है वो रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट का एग्जाम्पल है, या फिर चौथा एजावा मूवमेंट जो है वो एग्जाम्पल है ऑफ योर रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। अब ये शायद तुम लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हो, फिर भी ध्यान दोगे तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तीन टाइप ऑफ सोशल मूवमेंट्स होते हैं। एंड अगेन ये तीनों के तीनों मूवमेंट्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, एंड मोस्ट ऑफ दीज मूवमेंट्स आर हैविंग मिक्स ऑफ दीज थ्री टाइप्स। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बॉल्शेविक रेवोल्यूशन वी ऑल नो इट इज अ रेवोल्यूशन, जो कि एक रैपिड चेंज आया था, राइट। सो इट कैन नॉट बी रिडेम्पटिव, डेफिनेटली थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, दिस इज रॉन्ग। एजावा मूवमेंट जो है इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट। अगर तुम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर रखा है एंड देन यू आर सीइंग द वीडियो, यू हैव टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि तीनों टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स के नाम क्या है। ओके, ऑल्सो मेंशनिंग दिस टाइम स्टैम्प। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, विच इज इन सभी में से कौन सा नहीं ट्रू है अबाउट ओबीसीज? पहला, ओबीसीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉरवर्ड कास्ट, नीदर नॉर दे आर पार्ट ऑफ दलित्स। So this is right or wrong? You know everything, right? This is right. दूसरा क्या है कि अपर ओबीसीज जो हैं, दे आर वेयर, अपर ओबीसीज जो हैं उनके पास बहुत से लैंड है, ठीक है, लैंडेड कास्ट इन्हें हम कहते हैं, ये डोमिनेंस एंजॉय करते हैं रूरल सोसाइटीज। थर्ड ऑप्शन इज ओबीसीज जो है कन्फाइंड होते हैं टू ओनली हिंदुइज्म, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओबीसीज आर मच मोर डाइवर्स देन दलित्स, दलित से बहुत ज्यादा डाइवर्स है। नॉट ट्रू बताना है, सो दिस इज ट्रू कि दलित से काफी ज्यादा डाइवर्स है। Then it is also true that OBCs जो है एक landed caste है in the rural society, and this is wrong, which is Hinduism तक ही confined नहीं होते OBCs, okay, all religion में हम OBCs को देखते हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे 14 MCQ, put the following statement, इन सभी स्टेटमेंट को करेक्टली अरेंज करो। ओके, फर्स्ट है ओबीसी इशू कहाँ सेंट्रल लेवल पे आया, इस इनकी प्रॉब्लम। बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है हेडेड बाय काका केलकर, वो सबमिट करती है रिपोर्ट। अब तुम्हें इनमें से कोई भी एक पता होगा ना तो तुम अरेंज कर लोगे सारा। जैसे हमें पता है कि दूसरा नंबर वाला जो स्टेटमेंट है वो सबसे पहले आएगा, तो दैट इज, ये सिर्फ हम इसी ऑप्शन में देख रहे हैं, तो दैट इज द रीजन व्हाई दिस ऑप्शन इज राइट। सबसे पहले काका केलकर के अंदर जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर्म हुआ, उसके बाद हम देखते हैं क्या, OBC's return, OBC का issue return हुआ to the central level. Then we are seeing that central government ने decide किया to implement the 10 years program of 10 years ideas and suggestions of Mulder Commission. And the fourth is that हमें देखने को मिलता है finally कि ये जो OBC issue है ये matter हो गया in the national politics. Clear everyone? नेक्स्ट इज 15th MCQ, जहाँ पे हम देखते हैं कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस करता है बहुत से स्ट्रक्चरल चेंजेस, सच एज हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स। अब तुम बताओ कि फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स या ये नेशन स्टेट से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट राइट है? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज नेशन स्टेट्स जो हैं दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। सेकेंड इज नेशन स्टेट्स जो हैं वो पर्टिकुलरली एक टाइप ऑफ स्टेट होते हैं एंड प्रिमिटिव वर्ल्ड से कनेक्टेड होते हैं। तीसरा, पीपल जो कि नेशन स्टेट में रहते हैं उनके पास सोवरेन पावर नहीं होती है। चौथा, जो नेशन स्टेट के लोग होते हैं वो एसोसिएटेड नहीं होते हैं विद डेमोक्रेटिक आइडियाज। ओके, एंड द राइट आंसर वी ऑल नो दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। व्हाई? बिकॉज नेशन स्टेट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ नेशनलिज्म। पढ़ा था क्लास 10 में, ऐसा कुछ याद होगा, राइट। नेक्स्ट है 16th MCQ, which is the last MCQ. So इसमें क्या पूछा है, असर्शन है कि बहुत से एरियाज में हम देखते हैं ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो सेंटर्ड है, इनकी इकोनॉमी एंड सोशल कंडीशन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत खराब है देन दैट ऑफ नॉन ट्राइबल्स। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है कि ट्राइबल्स रहते हैं, पर उनकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब है देन दैट ऑफ नॉन ट्राइबल्स ऑल्सो। एंड रीजन क्या बोल रहा है कि रीजन ये है कि इम्प्रोवाइज्ड एंड एक्सप्लॉइटेड सर्कमस्टेंसेस में आदिवासी रह रहे हैं,
शुरू से ही इनका कंडीशन जो है वो बहुत खराब हुआ है एंड इनको रिसोर्सेज पे इनको अधिकार नहीं मिल रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस डिस्क्रिमिनेशन एक्सक्लूजन को कंटिन्यू किया एंड साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आई, मतलब इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो ये डिसकंटिन्यू हो गया। हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था कि भाई कॉलोनियल टाइम में ब्रिटिशर्स ने बहुत अत्याचार किए थे सभी पे, तो ट्राइबल्स पे भी अच्छा खासा एक्सक्लूजन किया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया ने भी इसको कंटिन्यू किया, लाइक ट्राइबल वर्सेस नेशनल डेवलपमेंट वर्सेस ट्राइबल डेवलपमेंट वी हैव रेड, राइट? सो this statement, this particular word is saying what? That reason is false and assertion is true. So option number C is correct. Clear everyone? अब सेक्शन ए हो जाने के बाद तुम्हें क्या करना है, बहुत से लोग 2 मार्क्स में जाएंगे, लेकिन ये गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आ जाओ तुम 6 मार्क्स क्वेश्चन में। जब तुम्हारा माइंड फ्रेश होना तो एमसीक्यू करो, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे 1 मार्क्स से, तो तुम थोड़ा चिल हो जाओगे। अब 6 मार्क्स कर लोगे ना तो तुम्हारे दिमाग पे से बहुत बड़ा वेटेज हट जाएगा एंड तुम रिलैक्स हो जाओगे। अब तुम्हारे पास क्या होगा, एक फ्लो में तुम 2 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर लिखते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, टेंशन ही कम हो जाएगा ना 6 मार्क्स का एक बार कर लिया तो। सो 6 मार्क्स का पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, ये टेबल दिया हुआ है पर टेबल से रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चंस है नहीं। वैसे टेबल में दिया हुआ है क्या है कि चाइल्ड सेक्स रेशियो कम हो रहा है, सेक्स रेशियो कम हो रहा है, हम चैप्टर में डिस्कस करते हुए आए हैं। सो यहाँ पे वही पूछा कि क्या कंसिक्वेंस, क्या रिजल्ट होगा अगर यही चलता रहा, जेंडर इम्बैलेंस होता रहा, सेक्स रेशियो कम होता रहा तो। इन द कमेंट सेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे तो सेक्स रेशियो का डेफिनेशन यहीं पे लिखा हुआ है। वेल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो आंसर यही है कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो फैमिली का जो फैमिली एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन है वो गड़बड़ हो जाएगा, वो ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा, सोसाइटी ठीक से रन नहीं कर पाएगी। ऑल्सो हम देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाएगा एक पर्टिकुलर जेंडर पे, यानी कि फीमेल्स पे, एंड जिससे राइज होगा क्राइम्स का, डोमेस्टिक वायलेंस होने लग जाएगा, मर्डर होने लग जाएगा, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर क्या पूछा है, इसी चार्ट से रिलेटेड बी नंबर क्वेश्चन क्या है। एक चार्ट तुम्हारा सैंपल पेपर में ऐसा लिखा था कि एक चार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और बाकी दो क्वेश्चन होंगे तुम्हारे 6 मार्कर्स। सो दिस इज अ चार्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो सबसे पहले क्या पूछा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, दैट इज गिव रीजन, रीजन बताओ जिसकी वजह से हम देख रहे हैं सेक्स रेशियो का डिक्लाइन हुआ 2001 में। 2001 कहाँ है, यहाँ है, हम देख रहे हैं कहाँ, चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, रीजन बताओ। तो मेल चाइल्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो खानदान को आगे बढ़ाते हैं एंड फैमिली को बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है जब बॉय या मेल चाइल्ड हो फैमिली में। नेक्स्ट होता है सोशल एंड सोशो कल्चरल रीजन है, जैसे डाउरी देना पड़ जाएगा अगर लड़की हो तो। सो ऐसा रीजन ऐसा बिलीव्स होता है, एक्चुअली यू कैन से पैट्रियार्कल सोसाइटी, दैट इज आल्सो यू कैन राइट। नेग्लेक्ट होता है गर्ल बेबीज, यानी कि गर्ल बेबीज को एक बर्डन की तरह देखा जाता है, दैट इज आल्सो द थिंग। सो दीज रीजंस यू कैन पॉइंट आउट। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तुम्हारे हाफ ईयरली में रिपीट आ सकता है। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, मैंने अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सैम्पल पेपर का क्वेश्चन से उठा के सैम्पल पेपर ही तुम्हारे हाफ ईयरली में दे देंगे एंड तुम्हारे प्री बोर्ड्स में दे देंगे एंड बहुत से लोग अच्छा खासा स्कोर भी कर लेंगे। सो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड नॉट इग्नोर इट। वेल 34th क्वेश्चन क्या पूछा है 6 मार्क में, 1990s के आसपास हम लोगों ने देखा था कि गवर्नमेंट ने जो है पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन ला दिया था कंट्री में। तो तुम डिस्कस करो, बताओ मुझे कि कैसे क्या क्या चेंजेस आए इंडिया की इंडस्ट्रीज में आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन। क्लियर एवरीवन? तो तुम बताओ कि भाई प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो इंडिया में आने लग गई, फॉरेन फर्म्स को इनकरेज किया गया इन्वेस्टमेंट के लिए इन अ कंट्री। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा कि लाइसेंस जो है आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड टू ओपन इंडस्ट्रीज, राइट। तीसरा हम देखते हैं कि फॉरेन प्रोडक्ट्स जो है अब इंडिया में, इंडिया के हर शॉप्स में अच्छे खासे अवेलेबल हो रहे हैं, राइट। देन हम देखते हैं कि बहुत से इंडिया की कंपनीज हैं जैसे स्मॉल और लार्ज, हम देख रहे हैं कि क्या मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा खरीद ली जा रही हैं, राइट। गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है पॉलिसी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे वो गवर्नमेंट अपने ही शेयर्स को बेच रहा है, एक्सेट्रा। आउटसोर्सिंग क्या है, आउटसोर्सिंग अगेन मैंने ऑलरेडी बता रखा है तो मैं वापस नहीं बताऊंगी, ये भी हो रहा है आफ्टर दिस LPG। देन हम लोग देख रहे हैं डिडक्शन हो रहा है इन द नंबर्स ऑफ परमानेंट एम्प्लॉयज। जब कोई कंपनी गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है ना, तो वहां पे रेगुलर एम्प्लॉयज को क्या मिलता है, परमानेंट नौकरी मिलती है एंड साथ में पेंशन मिलते हैं। लेकिन जब ये जो कंपनी है इसने किसी प्राइवेट प्लेयर को बेच दी, इसी कंपनी को गवर्नमेंट ने, तो दिस प्रोसेस इज डिसइन्वेस्टमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, अब जब ये प्राइवेट फर्म के अंदर आ जाती है ना, तो प्राइवेट फर्म ना
कोई भी तुम्हें पेंशन्स नहीं देंगे, एंड वो मेरिट के बेस पे तुम्हें अलॉट या सीट देंगे, कोई भी रिजर्वेशंस वगैरह फॉलो नहीं करता है। तो दैट इज द थिंग विच वी सी, जिसकी वजह से रिडक्शन होगा ऑफ नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज। एंड नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जब बहुत से कंपनीज जो हैं वो सिर्फ प्राइवेट लोगों के हाथ में चला जाएगा, तो लोग जो हैं वो जो एजुकेटेड नहीं होंगे, मेरिट उनका उतना ज्यादा नहीं होगा, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने जाएंगे। तो एक्सेट्रा दीज थिंग्स यू कैन राइट, ओके। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, कोशिश करना कि 6 पॉइंट्स लिख लो। 6 पॉइंट्स लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स जो है यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा 100%। लेकिन इससे कम पॉइंट लिखते हो तो तुम्हारा मार्क्स कटने के चांसेस भी होते हैं। वैसे कुछ लोग 3 पॉइंट्स भी लिखना प्रेफर करते हैं। 3 पॉइंट्स लिख रहे हो तो अच्छे से एक्सप्लेन भी करना होता है। That's upon you. Next is list करो and explain करो features of social movements। मतलब हर फीचर को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तुम 6 फीचर्स लिख सकते हो, that's well and good, very good। and 3 पॉइंट्स लिख रहे हो तो अच्छे खासे तुम्हें एक्सप्लेन करना होगा, एग्जाम्पल देना होगा। क्लियर एवरीवन? सो फर्स्ट क्या है कि जब हम सोशल मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सोशल मूवमेंट्स जो है सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होता है। मतलब बहुत सारे लोग एकजुट होते हैं, आते हैं, काफी टाइम तक मेहनत करते हैं टू to bring changes in the society, they protest etc। second thing is directed होता है तो against the state। जो भी social movements होता है state के against में होता है, कोई problem को वो लोग सामने रख रहे होते हैं government के आगे, ताकि वो जो problem है वो solve हो सके, तो against होता है state के mostly। तीसरा है कि takes the form of demanding changes on the public। मतलब public issue है, वही रख रहे हैं सामने, demand कर रहे हैं changes के लिए, right। नेक्स्ट है कलेक्टिव एक्शन होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बना के काम कर रहे होते हैं, रेगुलर रिपीटेटिव इंटरेक्शंस हो रहा होता है इनके बीच में एक्सेट्रा। लीडरशिप होता है, पर्टिकुलर लीडर्स होते हैं उसके अंदर। स्ट्रक्चर्ड होता है जहाँ पे लोग जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। देन शेयर्ड ऑब्जेक्टिव, इनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव होता है, गोल्स होता है, आइडियोलॉजीज होती है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स होता है। मतलब कुछ लोग जो है सोशल मूवमेंट करते हैं थ्रू लाइट, टॉर्च एंड वेयरिंग डिफरेंट टी शर्ट्स एक्सेट्रा। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स, सो यू कैन एड ऑन दीज पॉइंट्स। क्लियर एवरीवन? ये हो गए तुम्हारे तीन तुम्हारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन या 6 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर एवरीवन? अब जब तुम्हारा एमसीक्यू हो गया, 6 मार्क का क्वेश्चन हो गया, जो कि सर पे सबसे पहले बर्डन होते हैं, इन दोनों को करने के बाद 2 मार्क्स 4 मार्क्स तुम आराम से, क्योंकि 6 मार्क्स का आंसर लिख लिया, अब तुम फ्लो में हो आंसर राइटिंग के, तो 2 मार्क्स 4 मार्क्स तुम आराम से लिख लोगे। वराज अगर तुम 2 मार्क्स और 4 मार्क्स पहले लिखने लग गए ना, तो क्या होगा कि 6 मार्क्स, एक तो तुम्हें लगेगा कि 6 मार्क्स भी करना है, 6 मार्क्स भी करना है, पेपर भी खत्म करना है, टाइम बीत रहा है, तो एक सर पे बहुत ज्यादा बर्डन हो जाता है। तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसलिए ये वे में चलोगे तो वो भी अच्छा है। ये वाला दिस वे विल बी द बेस्ट वन, I'll suggest। So next is your 2 marks question, जो कि नॉट हो पूछने वाले हैं तुमसे। तो 2 मार्क्स है, आराम से लिखना है तुम्हें, लेकिन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, ओके। क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब उन लोग के लिए बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाएगा जो लोग लाइन बाय लाइन चैप्टर को नहीं पढ़े होंगे। लेकिन अगर तुम लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़े हो मेरे साथ, तो तुम्हें दिक्कत ज्यादा नहीं आएगी। बस थोड़ा सा अलर्टनेस रखना है पेपर में, एंड स्पीड में चलना है, ओके। नेक्स्ट इज योर 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर की बात करें तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पॉपुलेशन की पावर बहुत अच्छी खासी होती है, सुपीरियर होती है देन दैट ऑफ अर्थ की पावर। मतलब या अर्थ में प्रोड्यूस होने की पावर, यानी कि जो भी हमारे सब्सिस्टेंस है, जैसे हमारे रिसोर्सेस है, उनकी पावर कम है देन दैट ऑफ पॉपुलेशन की पावर। सो यही बताया कि इसकी वजह से प्री मैच्योर डेथ्स हो रही हैं लोगों की, राइट, ह्यूमंस की। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था एक मैथेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एज अ होल, जिसमें नेगेटिव चीजें बताई हुई हैं, पैसिमिस्ट चीज बताई हुई हैं, वही बताया हुआ है। एज अ होल पूछा तुमसे यही जा रहा है कि मैथेसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो बहुत नेगेटिव तरीके से बोला जा रहा है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ह्यूमन की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है पर जो प्रोड्यूस है वो बहुत कम हो रहा है एक्सेट्रा। तो तुम्हें यहाँ 2 पॉइंट्स में बताना है कि मैथेसियन थ्योरी मेनली इस बारे में क्या कहती है। तो पहला चीज तो वो यही बोलता है कि भाई हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तुम्हारा पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, जैसे आज 2 है, फिर कल 2 4 हो जाएगा, फिर परसों 8 हो जाएगा, इस स्पीड में बढ़ रही है, फिर 16 हो जाएगा। लेकिन जो हमारा प्रोडक्शन है, जो फूड है, रिसोर्सेस है, वो क्या हो रही है, ऑर्थोमेटिक प्रोग्रेशन, 2 4 6 8 बहुत धीरे धीरे ग्रो हो रही है, ओके। नेक्स्ट है तुम्हारा पॉइंट, वही बताना है तुम्हें कि अकॉर्डिंग टू हिम, मैथस ने ये भी बताया था कि ह्यूमैनिटी इसीलिए ह्यूमैनिटी जो है वो पॉवर्टी में रहने वाली है, मोस्ट पॉवर्टी में ही रहने वाली है। एंड अगर हम इसे रिड्यूस करना चाहते हैं, जो पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वॉलंटरी रिड्यूस करना होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ, वी हैव रेड, प्रिवेंटिव चेक्स, ओके। सो इन शॉर्ट तुम्हें 2 पॉइंट में यही लिखना था, एक्सप्लेन करना था। मतलब डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, तो डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछेगा व्हाट इज मैथेसियन थ्योरी, एक्सप्लेन।
तो इनडायरेक्टली तुमसे यही पूछ रहा है कि मैलेफिसेंट थ्योरी को एक्सप्लेन करो। 18th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 18th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि डिसेबिलिटी जो है, डिसेबल पीपल जो है उनको कंडीशन जो वो एज अ होल खराब है, हैंडीकैप पीपल जो हैं इनको जज किया जाता है एक्सक्लूसिव पॉलिसी के थ्रू, जुडिशरी जो है वो भी मतलब ट्रीट ऐसे ही कर रही है। यही है कि इग्नोर किया जा रहा है इनकी प्रॉब्लम्स को। हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि कोर्ट रूम्स जो है वहाँ पे भी जो डिसेबल पीपल है उनके लिए प्रॉपर सीढ़ी या प्रॉपर लिफ्ट की व्यवस्था नहीं की गई है। ये सारी चीजें हम लोगों ने चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि जो डिसेबल्ड है इनको बहुत खराब तरीके से ट्रीटमेंट मिल रहा है। बायोलॉजिकली तो वो चैलेंज्ड हैं, पर सोसाइटी में उन्हें अलग ही चैलेंजेस फेस करना पड़ा है। क्या तुम इस स्टेटमेंट से एग्री करते हो? रीजन बताओ। तो हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ भाई रीजन तो, बात तो सही बोल रहे हैं ना कि बायोलॉजिकली उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, पर हम लोग एज अ सोसाइटी हम लोग उन्हें और ज्यादा प्रॉब्लम फेस करा रहे हैं। जैसे हम उन्हें मानते हैं कि उनके पास्ट लाइफ में उनकी किस्मत ही ऐसे है, उनके कर्म ऐसे रहे होंगे, दैट इज द रीजन व्हाई दे आर सच। यू हैव टू एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स दैट ये जो है दीज पीपल आर ऑलवेज इन नीड ऑफ हेल्प। हम लोग उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं, राइट हम लोग उन्हें नॉर्मली ट्रीट नहीं करते हैं। ये सारी चीजें तुम्हें 2 पॉइंट्स में लिख देनी है। सो पहले तो तुम्हें यस लिखना है एंड इसके बाद तुम्हें पॉइंट्स में समझा देना है इसी पॉइंट्स को। सो दैट्स इट फॉर 2 मार्क्स, दैट्स इट फॉर 2 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्वेश्चन पूछा है तुमसे, तुम्हें सिलेक्ट करना था कि ये वाला क्वेश्चन करोगे या फिर तुम ये वाला क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हम लोग अक्सर देखते हुए आए हैं कि सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स में या वुमेन्स के राइट्स के लिए अक्सर मेल रिफॉर्मर्स हम लोगों ने पढ़े थे कि अच्छे खासे हैं, एंड द आइडियाज जो कि फीमेल इक्वलिटी है आर एलियन इम्प्रॉम्स। मतलब वुमेन्स तो दिखाई नहीं देती हैं अपने प्रॉब्लम्स के खिलाफ आवाज उठाने में। तो ऐसा क्या सही है? क्या ये सही है कि हम देखते हैं कि वुमेन्स अपने प्रॉब्लम्स के लिए खुद खड़ी नहीं हो रही, पर मेल्स खड़े हो रहे हैं, मेल रिफॉर्मर्स ही हैं? तो वी हैव रेड इन द होल चैप्टर, तो तुम्हें बताना है। तो बिल्कुल नहीं भैया, हम लोगों ने पढ़ा था कि वुमेन्स भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ने आ रही हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था स्त्री पुलिस तुलना, रिटन बाई ताराबाई शिंदे, एंड सुल्ताना's ड्रीम, जिसे बेगम रुकैया शेखावत ने लिखा था। इस बुक के अंदर उन्होंने चैलेंज किया है द थॉट्स ऑफ मेन एंड द वे वुमेन्स आर बीइंग ट्रीटेड इन द सोसाइटी एक्सेट्रा, इजंट इट? तो इन दोनों के थ्रू तुम आंसर को इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने बताया अभी। क्लियर? 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ। 19th क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुछ ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है जो कि गांव में फॉलो किए जाते हैं, रूरल एरिया में फॉलो किए जाते हैं, वो अब डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे पहले एग्रीकल्चर ही लोग किया करते थे, लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं कि अलग ऑक्यूपेशंस में लोग जो है, डाइवर्स ऑक्यूपेशन में लोग जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बताओ, रीजन दो। तो बिल्कुल सही भाई, अब तो लोग जा रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोग जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स ले रहे हैं, पोस्टल एरियाज में, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में, फैक्ट्रीज में काम करने लग गए हैं लोग, आर्मी में जा रहे हैं, फिर अपने शॉप्स को ओपन कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी एक्टिविटीज में भी लोग जाना शुरू कर दिए, नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी जाना शुरू कर दिए। यही तो मैं एक्सप्लेन करना था। कुछ कॉमन, मतलब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछ रहा है यहाँ पे, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान सैम्पल पेपर है, एंड बोर्ड एग्जाम में भी बहुत आसान पढ़ ही आएगा अगर तुम लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा। तो मैंने बार बार कहा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि तुम बुक के लाइंस को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि तुम देखोगे डबल कोट करके तुमसे बुक के लाइंस ही, या डबल कोट करके तुमसे बुक के लाइंस ही पूछे हुए हैं कि इस बुक के लाइन को एक्सप्लेन करो। ध्यान दोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। सो 20th नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, 2 रीजन बताओ जो कि सपोर्ट करे कि इंडिया जो है वो सक्सेसफुली अपने आप को डेमोक्रेटिक नेशन स्टेट बता रहा है। तो हम लोग नेशन स्टेट है, अब साबित कैसे करोगे तुम? तो हम लोग क्या करते हैं, हम सभी डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, सभी कल्चर को रिकॉग्नाइज करते हैं। ऑल्सो हम किसी पर थोपते नहीं है कि यू हैव टू फॉलो दिस ओनली, राइट। एंड हम लोग हार्मनी में रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक इफेक्टिव सोल्यूशन ढूंढते हैं जिससे क्या हो कि सभी हार्मनी में रहे एक्सेट्रा। ये सारे पॉइंट्स तुम्हें लिख देने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है 21 में कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो अभी तक चलता आ रहा है, कैरी ऑन हो रहा है, बिकॉज लोगों की मेंटालिटी, बिलीफ और आइडियोलॉजी ऐसी है। तो बताओ, अपने ओन वर्ड्स में स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करो। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हाँ भाई, लोग जो है वो अभी भी, मतलब जनरेशन वाइज ये चीजें पास ऑन हो रही है, ये आइडियाज, बिलीव्स एक्सेट्रा। लोग अभी भी मानते हैं कि ब्राह्मण्स जो है वो ऊपर कास्ट के हैं, दलित जो है वो नीचे कास्ट के हैं, दे आर अनटचेबल्स, इनकी परछाई भी खराब है। इस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, प्योरिटी पोल्यूशन के बेसिस के आइडियाज को फॉलो किया जाता है एक्सेट्रा। सो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू एक्सप्लेन इन 2 पॉइंट्स। क्लियर एवरीवन? आंसर देखो 2 मार्क्स का किस तरीके से लिखा हुआ है, 4 मार्क्स का कैसे लिखने वाले हैं। तो इस तरीके से ही तुम्हें अपने एग्जाम में आंसर लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, जहां पे पूछा है
है कि माइनॉरिटीज कौन है सोशोलॉजिकल सेंस में, तुम्हें बताना है। तो माइनॉरिटीज वो हैं जिनका नंबर कम है, फर्स्ट। सेकंड, वो डिसएडवांटेज पीपल है, एंड ये जो लोग हैं इनके बीच में एक सॉलिडारिटी है, फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है। ओके ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शेयर्ड सेंस ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स एंड डिस्क्रिमिनेशन को फील किया है। सो आराम से लिखोगे तुम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी को और में पूछा गया कि ये क्वेश्चन या तो तुम 22 करो या फिर इसको स्किप करके ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। ओके सो दूसरा क्वेश्चन क्या है कि डोमिनेंट ट्रेंड क्या है दैट मार्क्स इंडियन नेशनलिज्म। सो इंडियन नेशनलिज्म में हम डोमिनेंट ट्रेंड क्या देख रहे हैं कि हम इंक्लूसिव भी है, हम डेमोक्रेटिव भी है। इंक्लूसिव मतलब हम सभी कल्चर को इंक्लूड करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं, एंड डेमोक्रेटिक मतलब हम डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं, सबके वॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं, इक्विटेबल सोसाइटी बना रहे हैं। बहुत आराम से एक्सप्लेन कर दिया, isn't it? नेक्स्ट है तुम्हारा 23 क्वेश्चन। ऑफन हम डिस्कस करते हैं कि सोशल एक्सक्लूजन एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है ये डिफरेंट कर देता है, मतलब इकोनॉमिक बेसिस पे होता है मेनली। तुम प्रूव करो स्टेटमेंट को कि ये गलत कैसे है। हम लोग जानते हैं कि भाई इकोनॉमिक बेसिस पे ये नहीं होता। हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट इज सोशल अबाउट इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। उसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इनइक्वालिटी है, जो एक्सक्लूजन है, ये पैसों की वजह से नहीं हो रहा कि लोगों के पास पैसे कम है, कुछ लोगों के पास, कुछ के पास पैसे बहुत है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज समाज में ऐसा फील किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी वुमेन है जो कि अच्छा खासा पैसा कमाती हो, इकोनॉमिकली प्रिविलेज बैकग्राउंड से हो, तो उससे भी सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करना होता है इन पब्लिक प्लेसेस। She is economically well off, but still this is happening. Why? This is because of some mindset. This is because of क्योंकि ये समाज में हो रहा है, सोसाइटल है, राइट। कोई मिडिल क्लास प्रोफेशनल पर्सन है जो कि माइनॉरिटी रिलीजन से बिलोंग करता है, तो उसे घर नहीं मिल पा रहा है इन द मेजोरिटी एरिया, मेजोरिटी मिडिल क्लास कॉलोनी में, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। सो लोग क्या कर रहे हैं, अक्सर प्रेजुडिस को अपने दिमाग में लेके घूम रहे हैं, स्टीरियोटाइप्स को दिमाग में रख के घूम रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेशन, ये एक्सक्लूजन हो रहा है। दैट यू हैव टू एक्सप्लेन, राइट। जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वही यहाँ पे तुम्हें एक्सप्लेन करना है। वही है कि चैप्टर को अगर तुम ध्यान से पढ़े हुए हो, लाइन बाय लाइन सब कुछ समझ में आया हुआ है ना, तो तुमसे सवाल कहीं से भी पूछ ले तुम आराम से दे दोगे, वही चीज है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब हमारा इंडस्ट्री मैकेनाइज्ड हो जाए, मतलब इंडस्ट्रीज में बहुत से मशीन्स आ जाएं, तो बहुत कम लोग दिखते हैं जिनको नौकरी मिलती है, क्योंकि मशीन ही सारा काम करता है, तो अब लोगों की क्या जरूरत है, बहुत कम लोग जो है वो एम्प्लॉयड होते हैं, राइट। अब यही पे पूछा है कि अगर दे टू हैव अ वर्क एट पेस ऑफ मशीन, अगर इन्हें भी मतलब मशीन्स जब आ जाते हैं तो क्या तुम्हें भी जल्दी जल्दी काम करना होता है। अगर तुम लोगों ने फैक्ट्री से रिलेटेड कोई वीडियो देखी होगी तुम्हें पता होगा कि मशीन जल्दी जल्दी काम कर रहा है, तुम्हें भी जल्दी जल्दी काम करना है। तो इससे क्या होगा, वर्कर्स जो है क्या मशीन के पेस को पकड़ पाएंगे, ये तुम्हें एक्सप्लेन करना है। तो तुम बता दो कि भाई वर्कर्स अगर मशीन के स्पीड को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत ज्यादा थकाने वाला हो जाएगा, एग्जॉस्टिंग हो जाएगा इनके लिए, राइट। एंड ऑल्सो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा फॉर द वर्कर्स, राइट, बिकॉज दे आर नॉट मशीन, इजंट इट। वर्कर्स जो है they can get afterwards voluntary retirement, and the third thing you can mention is इससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा काम होगा एंड ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कंपनी को मिलेगी। क्लियर एवरीवन, यही पॉइंट्स लिखने थे तुम्हें, 2 पॉइंट्स इज मोर देन इनफ। 25th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब हम बात करते हैं सोशल मूवमेंट की, तो सोशल मूवमेंट जो है क्लासिफाइड होते हैं ऑलवेज इन मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब तुम्हें बताना है कि कैसे इट डिफर्स फ्रॉम वन सेक्शन टू अनदर। मतलब वही है कि सोशल मूवमेंट हो रहा है, तो मैं देख रही हूँ कि एक सोशल मूवमेंट है, तो मेरे लिए ये सोशल मूवमेंट इस रीजन की वजह से हो रहा है, पर तुम्हारे लिए दूसरा पर्सपेक्टिव है। एक एग्जांपल देती हूँ मैं तुम्हें। जैसे जब हम बात करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 की, तो वो हमारे लिए क्या था, इंडियंस के लिए इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे लिए था, दैट रिवॉल्ट ऑफ 1857। बट फॉर ब्रिटिशर्स इट वाज जस्ट अ म्यूटिनी, एक छोटा सा रिबिलियन था उनके लिए, राइट। सो एक ही मूवमेंट है जिसको देखने के 2 नजरिए हैं, दैट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तुम्हें एक्सप्लेन करना विद एग्जाम्पल, तो तुम आराम से कर दोगे। एग्जाम्पल तुमने दे ही दिया है, समझ ही ली, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे दिया, तुम समझ गए, यही तुम्हें एक्सप्लेन करना था 2 पॉइंट्स में। नेक्स्ट है तुम्हारे 7 क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स। ओके, अब देखो कि 4 मार्क्स का आंसर कैसे लिखना है। 4 पॉइंट्स में जनरली लिखना विल बी द बेस्ट वन। वेल, 4 मार्क्स का क्वेश्चन का किस टाइप के पूछा है वो देखते हैं। लार्ज स्केल सर्कुलेशन हो रहा है ऑफ लेबर्स, जो कि हमें देखने को मिल रहा है, जिससे हम देख रहे हैं कि सेवरल सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स पड़ रहे हैं रूरल एरियाज में, बोथ इन द रिसीविंग एंड सप्लाइंग रीजन्स। मतलब जिस एरिया से लोग उठ के जा रहे हैं टू अनदर स्टेट फॉर जॉब्स, उस एरिया में भी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड जिस
एरिया में वो जा रहे हैं उस एरिया में भी कुछ चेंजेस हैं, तो तुम्हें इन दोनों चेंजेस को बताने हैं, रिसीविंग स्टेट्स में एंड सप्लाइंग रीजन में, दोनों में तुम्हें बताना है। तो आंसर कैसे लिखोगे तुम, ये एक्सप्लेन करोगे कि रिसीविंग रीजन में क्या हो रहा है। रिसीविंग रीजन में क्या हो रहा है, जैसे मैं दूसरे स्टेट में जा रही हूँ काम के लिए, तो मैं देखूंगी क्या कि वहां पे बहुत से नेटिव वर्कर्स होंगे, वहां पे और भी लोग जॉब करेंगे, वो मुझे अनइक्वल ट्रीट करेंगे, वो बोलेंगे मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, तुम कहाँ से आई हो, एक्सेट्रा, इस तरीके से ट्रीट करेंगे। दूसरा है लो एम्प्लॉयमेंट फॉर नेटिव वर्कर्स, मुझे कम पैसे में काम करना होगा तभी मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं तो नौकरी मिलना मुश्किल है, एक्सेट्रा। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ दीज पीपल। सप्लाइंग रीजन, जहां से मैं जा रही हूँ उस स्टेट में, तो जिस एरिया में मैं हूँ वहां पे देखने को क्या मिल रहा है कि जैसे कि मेंस जो है वो काम के वर्क्स के सर्च में वो लोग मूव कर रहे हैं तो डिफरेंट स्टेट्स, तो क्या हो रहा है उनकी वुमेन्स जो हैं घर में वो काम करना शुरू कर रही हैं। तो सप्लाइंग रीजन में क्या है, फेमिनाइजेशन हो रहा है, मतलब बहुत सी वुमेन्स आगे आ रही हैं काम करने के लिए, घर को चलाने के लिए। दूसरा हमें देखने को मिल रहा है इनसिक्योरिटी, वुमेन्स जब काम करने जा रही हैं तो उनको इक्वल वेजेस नहीं मिल रहे हैं, फिर हेरासमेंट्स हो रहे हैं, etc. These kind of problems are emerging. So that is the supplying regions challenges. और भी points तुम add on कर सकते हो according to your understanding. Next question is, ये पॉइंट्स को तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। इंडिया जब इंडिपेंडेंट हो गया था 1947 में, तो अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा था कि पार्शियल ब्रेक हुआ फ्रॉम द कॉलोनियल पास्ट। एक्सप्लेन करो स्टेटमेंट को। मतलब इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गया पर कुछ पार्शियल ही, मतलब ये कॉलोनियल रूल से पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला, क्योंकि कॉलोनियल रूल का कुछ इफेक्ट्स अभी भी देखने को मिलता है। जैसे हम देखते हैं कि इंडिया जो है नेशनल मूवमेंट हम लोगों ने किया, तो फाइनली हमें इंडिपेंडेंस मिल गया। इंडिपेंडेंस मिलने के बाद क्या हुआ, नेशनलिस्ट लीडर ने देखा कि कास्ट जो है वो एक सोशल ईवल है, जिसे ब्रिटिशर्स ने पहले के टाइम पे यूज किया था डिवाइड करने के लिए, इंडियंस को डिवाइड करने के लिए। लेकिन अब देखने को मिल रहा है क्या कि बहुत से लोग जो है फाइट करने लगे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, अनटचेबिलिटी के खिलाफ। नेशनलिस्ट लीडर्स आते हैं, वो प्रोटेक्ट करने लग गए इंटरेस्ट ऑफ दीज अनटचेबल्स एंड लोअर कास्ट पीपल, राइट। बहुत से अपर कास्ट लोग भी आते हैं एंड फाइट करते हैं फॉर द लोअर कास्ट, राइट। सो कास्ट का डोमिनेंस, कास्ट को ना ब्रिटिशर्स ने रिजिड बना दिया था, एंड कहीं ना कहीं अभी भी वो रिजिडिटी है, राइट। भले हम कास्ट को देख रहे हैं कि वो कुछ एरिया से गायब हो रहा है, पर अभी भी ये visible है to the when it comes to the when it comes to marriage or when it comes to your politics, right? So these are the points you have to mention over here. Next is 28. Illustrate करो कि crucial points क्या हैं of civil societies जिससे state जो है वो accountable hold हो सकता है to the nation and its people. सबसे पहले तो ये 4 मार्क्स का है, तो मीनिंग एक पॉइंट में एक्सप्लेन कर दो कि भाई सिविल सोसाइटी मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि फैमिली, जो कि एक नॉन स्टेट एंड नॉन मार्केट फर्म है, एंड इसका रोल क्या होता है, ये प्रॉब्लम को समाज में जो भी सोशल इश्यूज हो रही होती है उसे गवर्नमेंट के पास रखता है। एक्टिविटीज क्या है, हम देखते हैं कि इनका काम होता है लॉबिंग करना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है उसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे प्रेजेंट करना। जैसे एग्जांपल देख रहे हैं हम लोग, ट्राइबल्स के मूवमेंट, राइट्स ऑफ वुमेन्स इन सेफ्टी, अर्बन गवर्नेंस, ऐसे प्रॉब्लम्स को वो क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस पीपल उनको सामने ला रहे हैं, जिसपे चेंजेस होने के जिसपे काम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, वेस्टर्नाइजेशन से क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं इमिटेशन हो रहा है ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म्स ऑफ कल्चर। मतलब लोग जो है वो अपने घर में सोफा रख रहे हैं, एक काइंड ऑफ टीवी देखने लगे हैं लोग, राइट, इन द रूरल एरियाज एज वेल। तो ये क्या हो रहा है, हम लोग इमिटेशन कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इस एक ही टाइप का होता है वेस्टर्नाइजेशन, हम लोगों ने चैप्टर में डिस्कस किया था, वैसे गलत नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कितने टाइप ऑफ वेस्टर्नाइजेशन होता है। एक होता है हमारे आइडियाज में चेंज आना, दूसरा हमारा लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स में चेंज आना, और तीसरा होता है हमारे आर्ट्स एंड लिटरेचर में चेंजेस आना। कॉपी पेस्टिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट, राइट। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द थिंग्स, एंड वही तुम्हें 4 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना है कि भाई टाइप्स होते हैं वेस्टर्नाइजेशन के, विच इज नॉट सेम एवरीवेयर। हम देख रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल्स हैं जो कि प्रमोट करते हैं वेस्टर्न लाइफस्टाइल्स को, आइडियाज को, एंड हैबिट्स भी हैं जैसे फूड, क्लोथ्स, टेक्नोलॉजी, वो हम देख रहे हैं। मिडिल क्लास एमर्ज हो रहे हैं, आर्ट एंड लिटरेचर में इसका रोल है, वही सब तुम्हें एक्सप्लेन कर देना है जो हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि रूरल सोशल स्ट्रक्चर जो है इसको ऑल्टर किया जा रहा है बाय द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ओके, in the 1960s and also contributed to the expansion of urban middle class. Illustrate करो कि कैसे रूरल एरियाज में सोशल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं।
पहले के टाइम पे हमारे समाज में यही स्ट्रक्चर था कि कुछ होते थे रिच फार्मर्स, कुछ यानी कि मिडल वाले फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स एंड एक होते थे तुम्हारे पीजेंट्स, ओके। यही 3 क्लासिफिकेशन था, यही तुम्हारा 3 सोशल स्ट्रक्चर था। लेकिन अब समाज में चेंजेस आ रहे हैं। अब जो है फार्मर्स जो है 1960s के बाद एलपीजीज के पॉलिसीज आए, चेंजेस आए। लोग जो है अब जो फार्मर्स हैं वो अब वेल्दी होने लग गए, राइट। डोमिनेंट कास्ट ये लोग बनने लगे, इनके पास अब लैंड है, रिसोर्सेस है, ये लोग बिजनेस अपने लैंड पे काम करवा रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट करा रहे हैं, देन इन्वेस्टमेंट की तरह लैंड को ट्रीट कर रहे हैं, टाउन्स बनवा रहे हैं, अब टाउन्स में जाके रह रहे हैं, पॉलिटिकली पावर इन्हें मिल रहा है, इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं एंड अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट। एंड अब हम देख रहे हैं कि इनके बच्चे अब जॉब्स भी अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। सो ये चेंजेस आए इन दिस यू कैन से सोशल स्ट्रक्चर, रूरल सोशल स्ट्रक्चर में। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर 31 इज आस्किंग फ्रॉम यू कि बताओ कि कैसे मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, जब ब्रिटेन में जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छा खासा बूम पे गया, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया में तो कॉटन और सिल्क का मैन्युफैक्चरिंग एकदम डिक्लाइन ही हो गया। इंडस्ट्रीज जब सेटअप हुई इंडिया में तो कल्चरल स्ट्रक्चरल चेंज में पड़ा था हम लोगों ने। वही पूछ रहा है कि हम लोगों ने देखा कि भाई और ब्रिटेन में तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो फिर बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ, प्रॉफिट हुआ, एक्सेट्रा। तुम बताओ कि क्यों इंडिया में इसका अलग ही एक चीज देखने को मिला, क्यों, क्या रीजन थे? सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे इंडिया में लोग जो है वो वापस जैसे हमारे कंट्री में लोग जो है वो वापस एग्रीकल्चरिंग करना शुरू कर दिए, क्योंकि ऐसा कंडीशन ब्रिटिशर्स ने क्रिएट कर दिया था। सबसे पहले तो हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, हम लोग अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, पर कंपटीशन मतलब क्या करने लगे ना ब्रिटिशर्स, अपने प्रोडक्ट्स को सस्ते में और ज्यादा सस्ते में बेचने लगे, तो हमारे लोग हमारे प्रोडक्ट्स को नहीं खरीद रहे थे एंड ब्रिटिशर्स के सस्ते सामान को खरीदने लगे, जिसकी वजह से वो लोग मार्केट को डोमिनेट करने लगे, सस्ती चीज खिला के उन्होंने आदत डलवा दिया। अब लोग जो है उसी चीज पे डिपेंडेंट हो गए एंड हमारे जो नॉर्मल लोग थे, जो हमारे नॉर्मल बिजनेसेस थी, वो रियून्ड हो गई। तो इससे क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इसे को कहते हैं। देन हमारे जो इंडस्ट्रियल अर्बन सेंटर्स थे वो भी, जैसे हमारे जो ढाका में थी, जो मुर्शिदाबाद में जो हमारी सेंटर्स थे, अर्बन सेंटर्स, उसका डिक्लाइन होने लग गया इसी की वजह से। एंड डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ? बहुत से लोग जो है वो वापस अब खेती करना चालू कर दिए थे, राइट, जो इंडियंस थे। सो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ पे ब्रिटिशर्स को हुआ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन से। इंडियंस का फायदा नहीं हुआ, इंडियंस का नुकसान हो गया। ये क्वेश्चन करना था या फिर ये क्वेश्चन करना था और वाला? सो यू हैव टू डिसाइड वेल। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्वेश्चन पहले समझते हैं। वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म क्या है? इनएक्सट्रिकेबली ये कनेक्टेड है टू द ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न कैपिटलिज्म। वही पूछा कि कैपिटलिज्म से कैसे कनेक्टेड है वेस्टर्न कॉलोनियलिज्म, ये तुम्हें बताना है। तो हम लोगों ने चैप्टर के अंदर अच्छे से पढ़ा था कि कैपिटलिज्म एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे प्राइवेट कंपनीज जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रोडक्शन कर रही होती है एंड प्रॉफिट का एम होता है। ओरिजिन मतलब कहाँ से आया ये कैपिटलिज्म? तो जब वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एक्सप्लोर करना चालू की, तो उन्होंने एक्सप्लोर करते करते उन्होंने क्या देखा? उन्होंने रिसोर्सेज का मतलब देखा कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर काफी रिसोर्सेज हैं, काफी रॉ मटेरियल्स यहाँ से लाया जा सकता है, तो सस्ते में वो रॉ मटेरियल्स अपने कंट्री में लाए, फिर अपने कंट्री में साइंस एंड टेक का इस्तेमाल करके उन्होंने प्रोडक्शन किया एंड फिर सामान को बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर बेचने लगे और ज्यादा सस्ते में दूसरे कंट्रीज में। क्लियर? सो ये क्या हुआ? एक एक्सप्लोरेशन का रिजल्ट हुआ तुम्हारा कैपिटलिज्म, राइट। सो दैट इज हाउ दे बोथ आर कनेक्टेड। फिर हम देखते हैं कि कैपिटलिज्म से क्या हुआ? एक डायनेमिक मतलब वही होने लगा कि कैपिटलिज्म में क्या करते थे, जो प्राइवेट प्लेयर्स थे वो जाके डिफरेंट कंट्रीज में बेचना चालू किए, राइट, एक्सपैंड होना चालू कर दिए, टेक्नोलॉजी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चालू कर दिया। तो वही कॉलोनियलिज्म एंड कैपिटलिज्म आर कनेक्टेड टू ईच अदर, यही तुम्हें यहाँ पे बताना था। सो कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज ऑपरेटेड ऑन वर्ल्ड वाइड स्केल। वही है कि कॉलोनियलिज्म की वजह से ही कैपिटलिज्म आया एंड कैपिटलिज्म की वजह से कॉलोनियल जो हमारी वही ब्रिटेन थी या फिर हमारी वेस्ट की कंट्रीज, उन्हें काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, उनका काफी ज्यादा प्रॉफिट जनरेशन हुआ, एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड पैराडॉक्सिकल चेंज हमें देखने को मिलता है कास्ट सिस्टम में कंटेम्प्रेरी, अभी के टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है कि कास्ट जो है वो काफी एरिया से इनविजिबल हो रहा है। जैसे अपर कास्ट जो है, अपर क्लास जो है वो ध्यान नहीं दे रहे हैं कास्ट पे, इजंट इट? सो तुम एक्सप्लेन करो ऐसा क्या हो रहा है इसमें, जस्टिफाई करो स्टेटमेंट को। हम देख रहे हैं कि भाई जो हमारे अपर कास्ट के लोग थे उनका स्टेटस समाज में बहुत अच्छा खासा हाई था, वो एजुकेशन हासिल कर रहे थे, उनको एजुकेशन की छूट थी तो वो एजुकेटेड होते लगे, उसी सोशल पोजीशन का, उसी स्टेटस का इस्तेमाल करके उन्होंने एजुकेशन पा लिया, इकोनॉमिक स्टेटस उनकी अच्छी खासी हो गई, उन्हें
अच्छा खासा जॉब भी मिल गया। सो कंपटीशन नहीं था, तो अपना स्ट्रेंथ उन्होंने जड़ को और मजबूत कर लिया अपर कास्ट ने। तो अभी के टाइम पे हम देख रहे हैं कि जो अपर कास्ट है, इनके ये लोग एजुकेटेड हैं एंड मेनली वेल्थ में है, मतलब अच्छा खासा वेल्थ है इनके पास, ये लोग सक्सेसफुल हैं। सो इसीलिए ये अब कास्ट को एज अ इंस्टीट्यूशन इन द एजुकेशन और इन एनी फील्ड वो लोग नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पर जब बातें आती है शादी की, तब रिलीजन आता है, रिलीजन की बात आने लग जाती है या कास्ट की बात आने लग जाती है। सो दैट्स इट ऑल अबाउट, दिस इज ऑल अबाउट योर सैम्पल पेपर। आई होप सब कुछ समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है, यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन मी इन दी इंस्टाग्राम। हेयर इज माई आई डी savi.m है वैसे। सो यहाँ पे तुम मुझे ज्वाइन कर सकते हो फॉर आस्किंग एनी ऑफ द डाउट्स। एंड सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि मैम सब कुछ क्लियर है, सब कुछ समझ में आ गया है। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय।